Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss about the displacement reaction. So this displacement reaction has been taken from the chapter materials, that is chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का एसिड और बेसिस के साथ क्या रिस्पॉन्स होता है. वी ऑल्सो डिस्कस कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पानी के साथ कैसा रिस्पॉन्स है. वी ऑल्सो डिस्कस कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ क्या रिस्पॉन्स होता है. आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड स्टूडेंट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड एवरी टाइम इसके ऊपर एक नंबर का या 2 नंबर का या MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. तो सबसे पहले मैं आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे. बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप अगर सपोजली आप रोज़ जो है आपकी एक सीट पक्की है कि आपको टीचर के जो टेबल के साथ जो बेंच है आपने वहीं पे बैठना है, लेकिन रोज़ जो है आपसे कोई ताकतवर स्टूडेंट आकर आपसे सीट जो है आपकी छीन लेता है. सो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का सीन होने वाला है कि 2 मेटल हैं, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो जो है कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा. राइट. सो दिस इज़ बेसिकली ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है. सो विल राइट हियर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. राइट. सो कॉपर सल्फेट एंड आयरन. कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला तोता भी बोलते हैं, ये फंगीसाइड होता है. राइट. सो इसका कलर क्या होता है? ब्लू. आयरन का हम ग्रे. राइट. तो अब इसको क्या होगा, जब हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को डालेंगे तो ये क्या होगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा. कॉपर सल्फेट ना होकर ये सल्फेट ग्रुप जो है आयरन के साथ जुड़ जाएगा. अब क्या बन जाएगा यहाँ पे? आयरन सल्फेट, दैट इज़ FeSO4. अब जो हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन था, अब किस में चेंज हो जाएगा? विल गेट अ ग्रीनिश सोल्यूशन. प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास कॉपर फ्री हो जाएगा. राइट. यहाँ पे कॉपर निकल जाएगा और आयरन के साथ जो है सल्फेट बन जाएगा. एंड कॉपर जबकि रेडिश ब्राउन कलर का होता है. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो क्या करता है, ये आयरन जो है कॉपर को धक्का मारता है, सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेता है. एंड सो दिस दैट इज़ कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, दैट इज़ Fe, इट विल कन्वर्ट इनटू FeSO4 प्लस कॉपर. तो मैं आपको जस्ट ये एक रफ आइडिया है, विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो. मतलब ये जो सल्फेट था ये आयरन के साथ जुड़ गया, वी गॉट फेरस सल्फेट, और जो कॉपर है फ्री हो गया. मींस आप जो है सल्फेट के साथ रोज़ बैठना चाहते थे, लेकिन आयरन आया, सल्फेट को अपने साथ रह गया और आप अकेले रह गए. यू गॉट दिस आइडिया. सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा कि आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अगर हमारे पास यही जो है आयरन सल्फेट पहले से ही होता, सो लाइक FeSO4 प्लस कॉपर, अब क्या होगा, इसमें नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. क्यों? क्योंकि जो है आयरन है वो कॉपर से, अभी भी हमें पता है कि जो आयरन है वो कॉपर से स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर यहाँ पे जीत नहीं पाएगा, तो यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. सो नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल. Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in grade 7. Let us observe some more reaction of that kind. तो आपने grade 7 में भी जो है ये chemical reaction पढ़ा होगा. So chemical reaction में जो है आपने क्या पढ़ा था? Chemical reaction is that type of reaction in which जो है आपके पास जो है एक नया ingredient form होता है. Right? For example, जैसे आप कैंडल की burning है. So कैंडल की burning क्या है? कैंडल की बर्निंग जब होती है तो वहाँ पे यू गॉट स्मोक. मीन्स वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर जो है ऑक्सीजन की हेल्प के साथ जो है कंबशन हो रही है. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ, यू कैन से इट इज़ अ chemical change. Now let us see what they are saying is, take 500 ml beakers and label them A, B, C, D, E and take about 50 ml of water in each beaker.
आपको क्या करना है कि 100 ml के बीकर ले लेने हैं और उसमें जो क्या करना है, यू हैव टू पुट सम वाटर एंड उसको जो है आपको थोड़ी देर के लिए जो है अनडिस्टर्ब रखना है। तो पहले सोल्यूशन जो पहला है, पहले में आप जो क्या करोगे, कॉपर सल्फेट डालोगे, इन द अनदर यू विल गेट द आयरन सल्फेट एंड देन कॉपर के साथ जो है यहाँ पे या जैसे बीकर ए में क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स, एंड बीकर बी में क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल। तीसरे में डालोगे आप जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, एंड बीकर डी में डालोगे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, एंड बीकर ई में डालोगे जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल। तो ये जो है आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि क्या होगा कि जब कॉपर सल्फेट और जिंक और इसमें आप जिंक ग्रेन्यूल डालोगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है डिसअपियर हो गया। सेम इसी तरीके से जब कॉपर सल्फेट में आपने आयरन डाला तो उसका कलर जो है चेंज हो गया। नाउ इट इज़ नो मोर ब्लू, इट इज़ वी कैन से इट इज़ ग्रीनिश। लेकिन जहाँ पे हमने जो जिंक सल्फेट और कॉपर डाला था, आयरन सल्फेट और कॉपर डाला था, जिंक सल्फेट और आयरन डाला था, यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। What does that mean? Here chemical reaction has taken place. So change of color is also an indicator of chemical change. तो हमें इतना इसमें से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि A और B जो है वहाँ पे केमिकल चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पे no change has taken place. Why no change has been taken place in beaker C, D, E? Let's see now. What changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. तो पहले जो नंबर ए वाला जो बीकर है उसमें हमने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डाला था, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू, एंड वी एडेड जिंक, तो जिंक सल्फेट क्या हो गया, कलरलेस हो गया, एंड जो कॉपर जो है आपके पास रेड आ गया। सो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर. Now I have understood that reaction taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beakers C, D and E. So there could have been displacement reaction of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. अगर यहाँ पे जो है कॉपर सब जगह डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे ना, तो जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक ने, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, सॉरी यहाँ पे जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, फिर सेकंड चॉइस में आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, लेकिन कॉपर यहाँ पे जो है जिंक सल्फेट को नहीं कर पाया, कॉपर यहाँ पे आयरन को नहीं कर पाया, आयरन यहाँ पे जिंक को नहीं कराई। तो ये माजरा क्या है, क्यों कुछ कहीं जगह पे जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वाई नॉट टेकिंग इट इन ऑल द बीकर्स? Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. Means अगर यहाँ पे जो है कॉपर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो सी डी ई में कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो मीन्स यहाँ पे कॉपर इज़ इनएफिशिएंट। यहाँ पे भी आपने कॉपर डाला, यहाँ पे भी कॉपर, सी में भी, डी में भी आपने कॉपर डाला, एंड ई में आपने आयरन डाला, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज क्यों नहीं हो रही है? सो लेट्स सी, लाइक बट वाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, वाई कैनॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी, राइट? और यहाँ पे अभी आप देखेंगे, यहाँ पे हमने बीकर ए में जिंक डाला था और कॉपर डाला था, अब जो है सी में भी हमने जिंक और कॉपर डाला, लेकिन यहाँ पे जो है कलरलेस क्यों हुआ? यहाँ पे कलर चेंज हो गया, यहाँ पे कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? लेकिन कंपोनेंट तो दोनों ही हैं, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर है, वहाँ पे कॉपर सल्फेट एंड जिंक है। सो नाउ लेट यू टेल यू व्हाट इज़ द सीक्रेट। साइंस जो है कभी भी जो है तुक्का नहीं मारती, इट ऑलवेज फॉलो अ डेफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट, एंड द रूल हेयर इज दैट जिंक इज more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive metal one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reaction beaker D and E also. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper?
तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ कि ये जो जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा, सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है आपको ग्रेड 8 में जितनी चाहिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, और उसके लिए जो है आप अपनी पेपर और जो है पेन लेके इसको नोट कर लें, या अपनी साइंस की NCERT की बुक है वहीं पे भी आप नोट कर सकते हो। ईदर यू कैन नोट डाउन इन योर साइंस बुक। सो व्हाट इज़ दैट ट्रिक इज़, आपको ये सीक्वेंस याद करना है। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस zebra, instead try learning how copper saves gold। तो आपको क्या करना है, एक जैसे मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी तो आपको एक सिंगल लाइन में इनको सीक्वेंस वाइज लिखना है। प्लीज़ से आपका क्या आएगा, पोटाशियम। स्टॉप से एस पे आएगा आपका सोडियम। कॉलिंग C से आएगा पहले कैल्शियम। मी से आएगा आपका मैग्नीशियम। केयरलेस CAR से यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या है हमारे पास, नॉन मेटल है। ठीक है, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हैं। तो आपका जो है 8th ग्रेड में आपके लिए इतनी जो सीक्वेंस है वो आपके लिए सफिशेंट है। ज़ीब्रा से आपके पास आएगा जिंक। इंस्टेड में से I से आपको आएगा आयरन। ट्राई T से आएगा आपके पास टिन। लर्निंग से आपके पास आएगा लेड। हाउ से आपके पास आएगा हाइड्रोजन। कॉपर का आपको कॉपर ही लिखना है। सेव से आप पास आएगा आपको सिल्वर। गोल्ड का आपको गोल्ड ही लिखना है। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारे पास यहाँ पे 13 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की लिस्ट तैयार हो गई है। तो मैं आपको सीधी बात पहले बताऊँ, जैसे यहाँ पे पहला नंबर किसका आ रहा है, पोटाशियम का। दूसरा सोडियम, तीसरा कैल्शियम, चौथा मैग्नीशियम। जो पोटाशियम है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो सबको डिस्प्लेस कर देगा। जो पहले नंबर पे है वो दूसरे नंबर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। कहने का मतलब जितना भी ये उसके ऊपर होगा ना, जैसे पोटाशियम सबसे ऊपर है तो ये सब मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा। अब सिल्वर है और गोल्ड है, जो सिल्वर है गोल्ड को कर सकता है लेकिन गोल्ड सिल्वर को नहीं कर सकता। आपको समझ आई, गोल्ड का नंबर है 13 और इसका जो है 12। 12 वाला 13 को कर सकता है लेकिन 13 वाला 12 को नहीं कर सकता। जैसे जिंक है और आयरन है, जिंक आयरन को कर सकती है लेकिन आयरन जिंक को नहीं कर सकती। यहीं पे एक सीक्रेट था, सीक्रेट यही था कि यहाँ पे जो जिंक सल्फेट है और कॉपर है, तो अगर आप लिस्ट में देखोगे तो जो कॉपर है वो बहुत नीचे आता है लिस्ट में, कम से कम उसका 11वां नंबर होगा। और जिंक की बात करें तो जिंक में मेरे ख्याल से जो है लिस्ट में जो है 6 नंबर पे होगा। तो जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर सकती है लेकिन कॉपर जो है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि अगर आपको नहीं भी समझ आता प्लीज़ काइंडली राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।